हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज़ में, जिसमें हम क्लास 7th की पॉलिटी की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है क्लास 6। तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, अबाउट द शर्ट इन द मार्केट। तो ये हमारा चैप्टर 8 हो जाएगा। बेसिकली ये चैप्टर एक 7th क्लास स्टूडेंट के लिए लिखा गया है, उसके अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, उसका बेस बनाने के लिए। तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे तो हम वो भी देखते चलेंगे। तो बेसिकली इसका अगर ओवरव्यू देखें इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में हमें स्टोरी ऑफ द शर्ट के बारे में पढ़ना है कि कैसे फ्रॉम कॉटन के प्रोडक्शन से वो कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट होके कैसे एक क्लोथ एक रॉ मटेरियल से कैसे वो एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी पूरी हम चेन ऑफ लिंक्स देखेंगे, मार्केट के लिंक्स देखेंगे, चेन ऑफ लिंक्स देखेंगे। साथ ही साथ हम बायर एंड सेलर्स के बीच में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप्स के मार्केट्स होते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे क्या एवरी स्टेप में फ्रॉम वन स्टेप ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन टू द यार्न फ्रॉम मेकिंग एंड फ्रॉम स्पाइनिंग, इस सब से जो हमारे शर्ट का प्रोडक्शन होता है, जिसमें भी जितने भी स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं, कि उसमें इक्वली बेनिफिट देखने को मिलता है। फ्रॉम द रिटेल में देखें, अगर होलसेल मार्केट में देखें, रिटेल में देखें कि आपको इक्वल नंबर ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड होता है। तो इसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो एक चैप्टर 8 रहेगा। ये देखिए हमारे पूरे स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फार्म से कैसे कॉटन प्रोडक्शन होता है, कॉटन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इन द खेतों में। फिर उसके बाद कैसे इसका गिनिंग होता है, फिर उसके बाद स्पाइनिंग होता है, फिर इसके बाद हम वीविंग देखेंगे कैसे इसको थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर डाइंग एंड फिनिशिंग के बारे में देखेंगे और उसी थ्रेड्स को कन्वर्ट करने के बाद उसमें प्रिंटिंग की जाती है, अलग अलग तरह की प्रिंटिंग होती है, कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है कॉटन। फिर उसके बाद स्विंग देखेंगे और फिर उसी फैब्रिक्स को जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है यार्न में, उसको आफ्टर डाइंग एंड प्रिंटिंग उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट क्लोथ्स में, जिससे हम ड्रेस बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं। स्विंग करने के बाद फिर वो ब्रांड एंड रिटेलर्स के रूप में देखने को मिलते हैं। जो ब्रांड अभी इतने सारे जो हमें ब्रांड देखने को मिलते हैं, H&M, ज़ारा, और अगर बात करें कि लोकल ब्रांड्स में वीकली मार्केट्स में हम शर्ट्स खरीदते हैं, तो ये सब की पूरी इसमें हम कहानी देखेंगे। तो ये देखिए कि कैसे जब हम ये देखिए इसको बेल्स कहते हैं, जो हमारे कॉटन के बॉल्स होते हैं ना, इसको बेल्स कहते हैं। और ये क्या होता है, अभी देखिए साइंटिफिक वे में पढ़े तो बीटी कॉटन के बारे में भी पढ़ा होगा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होते हैं, बीटी कॉटन। ठीक है, ये दक्कन ट्रैप्स के एरियाज में बहुत देखने को मिलता है ड्यू टू द ब्लैक सॉइल में ये ग्रो करता है, जो चिपचिपी ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको अच्छी खासी धूप की ज़रूरत होती है। इसको 250 के अराउंड की 210 के अराउंड की धूप की ज़रूरत होती है। इसको अच्छी खासी जो इसकी चिपचिपीपन ब्लैक मिट्टी में जो ये ग्रो होता है हमारा कॉटन, उसकी हमें कॉटन की पूरी इसके फीचर्स देखने पड़ेंगे कि किस कंडीशन में ये ग्रो होता है। तो उसके बाद इसको ग्रो करने के बाद इसको प्लग किया जाता है, इसके कॉटन की बॉल्स को प्लग किया जाता है। इसे प्लगिंग करने के बाद वो फैक्ट्री में जाती है। तो ये महिलाएं देखेंगी फैक्ट्री में काम कर रही हैं। फिर इसी को जब ये प्लग करने के बाद इसको कुछ ऐसे थ्रेडिंग में करके, ऐसे थ्रेड में निकाल के ऐसे कुछ धागे से बनाती है। तो फिर इसी धागे से एक पूरा क्लोथ का फैब्रिक बनता है। फिर उसी को देखिए डिफरेंट प्रिंटिंग डाइंग में करके डिफरेंट तरह के क्लोथ्स बनते हैं। फिर उसके बाद स्विंग का प्रोसेस होता है, कपड़े सिले जाते हैं, फिर वो मार्केट में आते हैं। तो अभी हम ऐसी एक स्टोरी पढ़ेंगे, कॉटन फार्मर इन द कुरनूल के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। आप इस स्टोरी को एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग में, ऐसे अपने एथिक्स के पेपर में। अगर आपको कहीं पे कुछ कॉटन से रिलेटेड और समथिंग लाइक मार्केट और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको हो, तो देखिए यहाँ पर स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में रहती है। और आपको पता है कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर ये महाराष्ट्र साइड देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका साइड आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो कॉटन ग्रो करती है स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे। बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट। सपना बिजी पिकिंग दैम। ठीक है, उसी को पिक करती है कॉटन के बॉल्स को। ठीक है, फिर उसको कॉटन को बस करके ओपन करके, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। बेसिकली कॉटन के बॉल्स को निकालती है, फिर उसमें से रुई निकालती है। जो बॉल्स निकालती है उसको रुई निकालती है, फिर उसको डिफरेंट जगह रखती है। तो सेवरल डेज लग जाते हैं। वंस अ कॉटन कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट, कुरनूल कॉटन मार्केट
कुरनूल का कोई कॉटन वहाँ पर वहाँ पर सपना अपने हस्बैंड के साथ लोकल ट्रेडर्स को बेच देती है। बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन सपना हैड बोरोड 2500 रुपये उसने बोरोड किए थे कॉटन को प्रोडक्शन के लिए और बिगनिंग ऑफ द सीजन। एंड द ट्रेडर एवरी हाई इंटरेस्ट रेट पे, ऑफ कोर्स वही कहानी, वो कम पैसे लेते हैं उसको हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, तो उसी से क्या होता है वो चुका नहीं पाते हैं। बाय सीड्स उसने उसी पैसे से सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फॉर द कल्टिवेशन लिया। फिर टाइम द लोकल ट्रेडर मेड सपना एग्री टू अनदर कंडीशन, ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। सी उसने जिस ट्रेडर से पैसे लिए थे 2500 रुपये, उसी पैसे से उसने सीड लिया, फर्टिलाइजर लिया, पेस्टिसाइड्स लिया, ठीक है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन। बट उन्होंने एक कंडीशन पे दी, 2 कंडीशन पे दी बेसिकली, हाई इंटरेस्ट पे दी और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि आप जो कॉटन उगाएंगे वो आप हमें बेचेंगे। तो इससे आपको देखिए डिस्पैरिटी देखने को मिलती है कि कैसे इनइक्वालिटी बिटवीन द, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन इज़ अ वेरी इंटेंसिव टास्क, ठीक है, और वही आप उसको कम दाम पे वही ट्रेडर उनसे खरीद लेगा। तो यहाँ पर हमने जो ओवरव्यू में एक क्वेश्चन देखा था, ये बेनिफिट इक्वली डिवाइडेड, देखिए यहीं से हमें पता चल रहा है बेनिफिट इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ट्रेडर एंड कल्टिवेटर के बीच में कितनी डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये स्टोरी कंटिन्यूड होती है आगे। तो इसमें कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मर्स, हैवी एक्सपेंसेस ऑफ अमाउंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स नीड मोर मनी। बेसिकली इसको जो पीजेंट होते हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स होते हैं, वो अपने लैंडलॉर्ड से और जो बिग ट्रेडर्स और फार्मर्स से पैसे उधार में लेते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स आर 2 ऑफ हिज मैन वेट द बॉल्स ऑफ कॉटन एट प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल, ठीक है, पर क्विंटल 1500 रुपये का है। द कॉटन फेंच 6000 रुपीज़, द ट्रेडर डिडक्टेड 3000 फॉर द रिपेमेंट। बेसिकली पूरा मिला के 6000 उसको बना सपना को, बट उसमें से ट्रेडर ने 3000 रुपये काट लिए एज अ लोन ऑन द, और उसके इंटरेस्ट में, तो सपना को 3000 रुपये ही हाथ में आए और 3000 ओनली इसको हाथ में आए। ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट सपना, ठीक है। I have tailored so hard for the 4 months to grow this cotton. You can see how fine and clean the cotton is this time. I hope to get a much better price. तो सपना यही सोचती रहती है, इतनी मेहनत की है, उसका पैसा सही मिलेगा, बट ट्रेडर उसको बेसिकली लूटता है और इसी कॉटन को दूसरे मार्केट में अच्छे दाम में बेच सकता है, ठीक है। तो ट्रेडर कहता है अम्मा आई एम गिविंग यू गुड प्राइस। तो बेसिकली जब वो कॉटन बेच रही होती है दूसरे ट्रेडर्स को, तो वो कहती है कि आपको हम सही दाम में ही दे रहे हैं। ट्रेडर अपनी बार्गेनिंग स्टार्ट कर देता है। तो दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन, तो कम से कम फ्यू मंथ्स थ्रू द नो दैट कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1800 क्विंटल पे मिलता है, लेकिन सपना को 1500 क्विंटल पे मिला था। यहीं पे हमें एक अलग तरह की डिस्पैरिटी एंड इनक्वालिटी देखने को मिलती है। ट्रेडर इज पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर द लोन्स एंड द कल्टिवेशन ऑफ द वर्क, ठीक है। और बेसिकली वही फार्मर उनसे कैसे काम करवाता है, कम हाई ब्याज पे पैसा देता है, साथ ही साथ कॉटन भी कम रेट में खरीदता है, तो कुल मिला के ट्रेडर का ज़्यादा फायदा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अ क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड, ठीक है, यहीं पे देखते हैं इरोड बाय वीकली। क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर बाय वीकली जो क्लॉथ मार्केट है तमिलनाडु का, वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ क्लोथ सोल्स करते हैं वहाँ पर। वीवर्स होते हैं, विलेजर्स अराउंड ऑल्सो बॉट हेयर फ्रॉम द सेल्स में बेसी होते हैं। मार्केट ऑफ ऑफिस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स, जैसे दिल्ली में अगर बात करें सरोजनी मार्केट होता है, जिसमें चीप प्राइस पे आपको इतने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स मिलती हैं देखने को, ठीक है। तो यही हम सब क्लोथ्स परचेस करते हैं इन द मार्केट, ठीक है। पुटिंग आउट सिस्टम में देखते क्या क्या होता है। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज़ रिसीव फॉर द क्लोथ, ठीक है। Weaver get the yarn from the merchant and supply him the cloth, ठीक है। The weaver, this arrangement seemingly had 2 advantage. Weavers do not have to spend their money to purchase of yarn. Also, problem of selling the finished cloth is take care of weaver. Know that the outset what the cloth they should have make and how much of it should be woven. Basically वो जो बाइंग सेलिंग के प्रोसेस में होता है ना, जब वीवर यार्न खरीद के उसको पूरे क्लोथ में कन्वर्ट करता है, तो वो बेसिकली ऑर्डर के बेस पे कन्वर्ट करता है वो, कि कितने ऑर्डर्स मार्केट में मांगे जा रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई के चेन पे पूरा बेस्ड होता है ये।
तो वीवर इंटरेस्ट और देयर सेविंग्स टू बोरो मनी एट अ हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लूम्स, बेसिक कॉटन लूम्स. ईच लूम कॉस्ट 20,000 रुपये. सो अ स्मॉल वीवर विथ 2 looms हैज़ टू इन्वेस्ट 40,000. द वर्क ऑन दिस लूम्स कांट बी डन अलोन. ठीक है, इसको अकेले नहीं किया जा सकता. इसको वीवर की ज़रूरत पड़ती है, अडल्ट मैन की ज़रूरत पड़ती है. हिज फैमिली वर्क अप टू 12 hours अ डे टू प्रोड्यूस क्लोथ. ठीक है, ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3,500 पर मंथ. तो ये सब करने के बाद उनको इतना ही महीने में मिलता है. द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम. पुटिंग आउट सिस्टम की बात की जा रही है इसमें. वे बाय द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश्ड गुड. तो जो मर्चेंट होता है वो बेसिकली वीवर को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और उसी से फिनिश गुड खरीद लेता है अपने पैसों के हिसाब से. फिर वो फिनिश्ड गुड उसको हाई प्राइस पे बेच देता है. तो जो आप सप्लाई देख रहे हैं ना फ्रॉम एक चेन टू दूसरे चेन, जैसे ये आगे मूव होता जाता है इसका प्राइस भी इंक्रीज होता चला जाता है. इसी को आप पुटिंग आउट सिस्टम के रूप में देखते हैं. इट इज़ प्रिवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्रीज मोस्ट रीजन ऑफ द इंडिया. तो आप समझ रहे मर्चेंट होता है, मर्चेंट अपने ऑर्डर के हिसाब से उनको यान देता है वीवर्स को. फिर वीवर्स वो ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, उसको क्लोथ में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसी को वापस कर देते हैं. और ये जो इन बीच में लेन देन होता है वो इतना कम होता है कि बेसिकली मर्चेंट को प्रॉफिट हो जाता है. और यहाँ देखते हैं दिस डिपेंड्स ऑन द मर्चेंट्स बोथ फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट मीन्स दैट द मर्चेंट हैव अ लॉट ऑफ पावर. बिकॉज जो वीवर जो क्लोथ यान मर्चेंट से लेता है उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, वीवर के पास इतना टेंशन नहीं होता है कि वो बेसिकली मार्केट को कैसे अप्रोच कर सके. तो वो क्या करता है, डायरेक्ट मर्चेंट को वो सामान बेच देता है. मर्चेंट अपने ही पावर को यूज़ करते हुए उसको सप्लाई करता है और बायर्स और सेलर तक पहुंचाता है. तो उसमें बेसिकली उसको बस बहुत पावर होती है इसलिए वो कर पाता है. दे गिव ऑर्डर फॉर व्हाट टू बी मेड एंड दे हैव टू पे वेरी लो प्राइस फॉर द मेकिंग ऑफ द क्लोथ. द वीवर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लोथ फॉर और व्हाट प्राइस इट विल बी टू सोल्ड. जब लास्ट सप्लाई ऑफ चेन तक आते जब लास्ट में रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, वो जब उसको बाइंग एंड सेलिंग का पूरा जो सिस्टम चलता है उसमें जो ये लास्ट फिनिश गुड आता है बहुत हाई प्राइस पे हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेप्स ऑफ द प्रोडक्शन. तो क्लोथ मार्केट्स मर्चेंट सेल्स क्लोथ टू गारमेंट फैक्ट्रीज वे मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट. तो यही कह रहे जो प्रोडक्शन का पूरा मार्केट होता है ये मर्चेंट्स के फेवर में ज़्यादा रहता है. वीवर्स कोऑपरेटिव्स. अब यहाँ पर देखिए, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो इसमें हम अपनी पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कनेक्ट कर सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अमूल कोऑपरेटिव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. वैसे आप अपना वीवर्स की कोऑपरेटिव्स होता है ये आर्टिकल किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आप बताइए कौन से अमेंडमेंट एक्ट और कौन से आर्टिकल्स में बताया गया है. हम जब तक ये देख लेते हैं लिटिल. देखिए, we have seen that weavers have paid very little by the merchant under putting out system. पुटिंग आउट सिस्टम के अंदर मर्चेंट्स बेसिकली वीवर्स को कम पैसा देते हैं. पुटिंग आउट सिस्टम हमने जस्ट पढ़ा. वीवर होता है जो बेसिकली ये सब पूरा कपड़े से पूरा रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है. फिर वीवर ही मर्चेंट को बेच देता है क्योंकि मर्चेंट ने ही इसको ऑर्डर दिया होता है. मर्चेंट इनको ऑर्डर देता है, ऑर्डर के साथ इनको रॉ मटेरियल देता है और वही वीवर बाद में ये रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करके मर्चेंट रिसीव कर लेते हैं. तो इनके बीच में जो लेन देन होती है वो चीप लेवल पे होती है. जब यही मर्चेंट सेम क्लोथ को, सेम शर्ट को, अगर सेम शर्ट की बात करें, सेम शर्ट को आगे अगर ये इसको हर एक शर्ट के 10 रुपये दे रहा है तो वही वीवर इसी शर्ट को 100 रुपये में बेचेगा. तो ये आप देख रहे हैं कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को देखने को मिल रहा है. इसी को पुटिंग आउट सिस्टम के रूप में देखते हैं. ठीक है, तो वीवर कोऑपरेटिव आर वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट. तो वीवर कोऑपरेटिव एक ऐसी सिस्टम है जिसमें मर्चेंट का डिपेंडेंस कम हो जाता है, जिसको इंटरमीडिएट लेवल ऑफ बोलते हैं. आप परमानेंट सिस्टम में भी देखेंगे बीच में इंटरमीडिएट सिस्टम्स होते थे जो आपको 3 फाउंड बिल्स में आए थे. उसमें भी इंटरमीडिएट बिचौलियास को हटाने की प्रोविजंस भी आए थे. तो बेसिकली आप जो बना रहा है और जो खरीद रहा है उनके बीच का सिस्टम में जो बिचौलिया बीच में आता था जिसको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड पावर देखने को मिलती थी, 3 फार्म बिल्स में ये सब भी देखने को मिला है. मैं आपको इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए चैप्टर किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपके करंट अफेयर से भी, आपके पॉलिटी से भी रिलेटेड है. ठीक है, इन कोऑपरेटिव पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स. आपको बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस लिए बनती है, अमूल कोऑपरेटिव किस लिए बना हुआ है.
ठीक है, जो इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स पे काम करते हैं। कोऑपरेटिव वीवर्स ग्रुप्स होती हैं, सर्टेन एक्टिविटीज कलेक्टिवली वो काम करती है, प्रोक्योर करती है yarn dealers and distribution among the weavers. The cooperative also does marketing, so the role of the merchant reduce and the weaver gets a fair price on the cloth. Weavers को basically fair price मिल जाता है after making of the cooperative society, where the both yarning and making of the finished good and after selling it to the buyers. तो ये सारा प्रोसेस बेसिकली कोऑपरेटिव करते हैं, जिसमें मर्चेंट बोल सकते हैं और बिचौलियों का इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पीपल का काम खत्म हो जाता है, जिसमें उनको फेयर प्राइस ऑफ क्लोथ मिल जाता है। ठीक है, एट द टाइम गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव ऑफ बाइंग क्लोथ फ्रॉम देम एट अ रीजनेबल प्राइस। तभी तो रीजनेबल प्राइस इसलिए तो डाल रहता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे कम दामों में आप नहीं खरीद सकते, ये मिनिमम है, एक बेंचमार्क और स्केल एक इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस तमिलनाडु गवर्नमेंट रन अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम। यहाँ पर आप ये जो स्कीम है, स्कीम का आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तमिलनाडु की गवर्नमेंट फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट रन कर रही है। द गवर्नमेंट प्रोक्योर क्लोथ फ्रॉम द प्रोग्राम फ्रॉम द पावर लूम वीवर्स कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव से ही ये जो स्कूल यूनिफॉर्म के जो कपड़े हैं वो उन्हीं से कोऑपरेटिव से खरीदती है। तो इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव को अपना फेयर प्राइस भी मिल जाता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चल पड़ती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द किड्स। तो सिमिलरली गवर्नमेंट बाय क्लोथ्स फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव्स and sells it through the stores known as Cooptex. You might have come across one of these yon कंट्री। वैसे गवर्नमेंट स्कूलों में बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल यूनिफॉर्म देती है बच्चों को, 8वीं तक के बच्चों को देती है। हमारे समय में तो होता था ये सब। ठीक है, तो ये क्या है, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। एक्सपोर्टिंग की बात करें, रोड मर्चेंट सप्लाईज कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस वीवर्स टू गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। बेसिकली जो वीवर्स मर्चेंट्स के लिए ऑर्डर तैयार करते हैं और फिर वो मर्चेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं उनको अदर मार्केट्स में। तो इसी का एक एग्जांपल पढ़ेंगे, दिल्ली का एग्जांपल पढ़ेंगे। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज क्लोथ्स टू मेक शर्ट्स। एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है तो इसी क्लोथ्स को बेसिकली शर्ट बनाएगी। द शर्ट विल एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन बायर्स। अमंग द foreign buyers are business persons from the US, Europe who run the chain of the stores. तो बेसिकली उसी स्टोर्स में जो ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं, जो कि मार्केट जो बेसिकली इंडिया से जो डिफरेंट एक्सपोर्ट किए जाते हैं अदर कंट्रीज में, और फिर उसी एक्सपोर्ट मटेरियल को वो अपने ब्रांड के रूप में बेचते हैं। These large stores do business strictly on their own terms. They demand the lowest price from the suppliers. ठीक है, तो यही आप समझ रहे हैं कि एक एक स्टेप में जो गुड का प्राइस है वो भी कैसे इंक्रीज होता जा रहा है। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। द डिफेक्ट्स एंड डिलेज इन द डिलीवरी dealt with strictly. Export tries his best to meet the conditions set by the powerful buyers. ठीक है, तो ये दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस। तो इंडिया की बात करें, इंडिया में आपको जो ये वर्कर्स हैं बहुत ही चीप कॉस्ट पे मिल जाती है। तभी तो आप MNCs एंड BPOs देखेंगे इंडिया में, जो हमारे जो हमेशा सर्विस में जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा सरप्लस में देखी जाती है, कि इंडिया में आपको चीप प्राइस पे आपको लेबर बहुत मिल जाएगा और लेबर इंटेंसिव वर्क भी करते, साथ ही साथ उतना वेजेस भी नहीं रहता उनका। तो लोवेस्ट प्राइस वेजेस पे ये पूरा आपको एक्सपोर्टिंग का सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा इंडेक्स से पता चल रहा है कैसे क्या होता है। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज़ 70 वर्कर्स, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन द टेम्पररी बेसिस। दिस मीन्स इज वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट द वर्क इज नॉट नीडेड द वर्कर्स कैन बी लीव। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द वर्क नहीं होती, जैसे कि हमने क्लास 7th में ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की थी, जहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर नहीं रहता ऑफ द वर्क। तो वर्कर्स वेज आर फिक्स्ड। ठीक है, इनकी वेज फिक्स होते, कोई फ्लेक्सिबल नहीं होती है, इसमें पैसे बढ़ने की भी कोई चांसेस इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर हु गेट 3,000 पर मंथ। ठीक है, तो टेलर ये बेसिकली पूरा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट टू वर्कर्स देखा जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। Women are the employed are helper for the thread cutting, butting, ironing and packaging. These jobs have with the lowest wages.
जो आपको जो बटन लगाते हैं उसको आयरन करते हैं, उसको जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं उसको काटते हैं, उसको फिनिश पूरा करते हैं गुड को, तो उस हिसाब से देखा जाता है कि कैसे पेमेंट ऑफ द वर्कर्स पर मंथ दी जाती है। तो बटिंग वटिंग जो कि वुमेन्स का काम होता है उसको 1500 रुपये पर मंथ होता है। चेकिंग का काम होता है कि कहीं डिफेक्ट आइटम तो नहीं है, डिले, ठीक है, उसको 2000 देते हैं। आयरिंग के लिए आपको 1.5 पर पीस दिया जाता है एंड टेलरिंग के लिए आपको 3000 पर मंथ दिया जाता है। तो इसी को आपको देख सकते हैं, जितने जितने वर्कर्स इन्वॉल्व रहते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड, उसको किस हिसाब से पेमेंट दी जाती है। आर इवोल्यूशन, देखिए ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड द फाइनल गुड देखने को मिलता है। तो ट्रेडर्स हो जाते हैं, रोडेड ट्रेडर्स हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आप दिल्ली में देख पा रहे हैं। और द फाइनल गुड को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द फॉरेनर कंट्रीज टू द फॉरेनर कंट्री, यूएस एंड यूएसएस, यूरोप को देख सकते हैं आप। तो शर्ट इन द यूएस, अब शर्ट इन द यूएस का क्या होगा। इंडिया में तो हमने देख लिया कि कैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे उनको क्या बेनिफिट्स मिलती है, कैसे वीवर्स एंड मर्चेंट्स के बीच में कैसे जो ये डिस्पैरिटी देखने को मिलती है विद रिलेटेड टू द वेज एंड द प्राइस ऑफ द सेम आइटम। ठीक है, अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन द डिस्प्लेड एट द लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी मॉल्स में आपको देखने को मिलेगा। मॉल्स में तो और हाई प्राइस होती है। आर प्राइस एट द रुपीज़ $26 में होती है। दैट इज ईच शर्ट सेल्स $26, अराउंड 1800 रुपये की एक शर्ट मिलती है इन इंडियन रुपीज़। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड दिस शर्ट अबाउट 300 पर पीस, ठीक है। द क्लोथ्स एंड द अदर रॉ मटेरियल्स कॉस्ट 100 पर शर्ट। बेसिकली पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किस किस हिसाब से वो शर्ट लास्ट में प्राइस्ड हुई है, ठीक है। फिर यहीं पे वर्कर्स के वेज को मिला दें तो 25 पर शर्ट के लिए होता है रुपीज़। कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम फ्रॉम 25 पर शर्ट। कैन यू कैलकुलेट। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो इनका ये फाइनल है कि $26 में शर्ट फाइनल में बिकेगी, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1800 हो जाते हैं, वो किस हिसाब से, ये पूरा आफ्टर उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को, ऑफिस के खर्चे ये सब मिला के हैं। तो ये देखिए कैसे परचेस है 300 की, स्टोरेज 200 की, एडवर्टाइजिंग 400 की, प्रॉफिट लास्ट में 900 का होता है। एडवर्टाइजमेंट ये सभी करने के बाद वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। तो अभी क्वेश्चन जो हमने लास्ट में पूछा था कि इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम द वीवर मर्चेंट टू द फाइनल गुड प्रोड्यूसर्स, बेसिकली सेलर्स। तो यहाँ पर बोलेंगे कि किसको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है इस पूरे चेन में। Chain of market link the production and the cotton to the buyers. At the supermarket, buying and selling takes place at every step in each level. Wholesale market, retail market, weekly market देखेंगे। जो आपके लोकल मार्केट्स होते हैं, वीकली मार्केट जो हफ्ते में किसी एक समय पे लगती हैं, वो आप देखेंगे। उस हिसाब पे प्राइस ऑफ द कॉटन अलग अलग होता है। अगर आप ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदेंगे तो आप उसकी अलग प्राइस होंगी बिकॉज ऑफ द ब्रांड, ओके। तो यहीं पर बोला देखते हो किसको कितना मिलता है। दे आर द पीपल हु मेड प्रॉफिट इन द मार्केट, or some did gain as much from the buying and selling despite their having toiled very hard। जो बेसिकली बहुत हार्ड वर्क करते हैं उनको उतना उनके रीजनेबल वर्क के हिसाब से उनको प्राइस नहीं दिया जाता। वहीं पे आप देखेंगे मर्चेंट एंड द लार्ज सेलर्स होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाती है। तो फॉरेन बिजनेस पर्सनस मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। ऑफकोर्स एक्सपोर्टिंग करने के बाद उनकी अपनी करेंसीज में वो बेचते हैं। Compared to this, garment export made only moderate profit. On the other hand, earning of the workers at the garment export factory are barely enough to cover its day-to-day needs. Basic minimum needs भी cover नहीं हो पाती उनकी इस job से। Similar, we saw a small cotton farmer and the weaver at Erode put in the long hours of hard work. आप देखते हैं कैसे फैक्ट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो जाती है, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स बैठ के स्विंग का काम कर रहे होते हैं, सिलाई का काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। उनकी वेज भी इतनी नहीं होती, लेकिन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग कंडीशन बहुत ही हार्ड होती है वहाँ पर। फिर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। तो यहीं पे पूछे कि इरोड में वर्क हार्ड करते हैं, वहीं पे फेयर प्राइस इनको नहीं मिलती है क्योंकि बीच में आपको मर्चेंट एंड ट्रेडर्स देखने को मिलती हैं। कंपेयर टू द वीवर्स, दे हैव अर्न मोर अबाउट इंडस्ट्रियल मच लेस इन द एक्सपोर्ट। Thus not everyone gains equally in the market। तो इसमें कैसे बोल रहे हैं कि everyone equally गेन नहीं करता मार्केट में। वीवर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स के बीच में जो मर्चेंट होता है और ट्रेडर्स को उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है एज कम्पेयर टू द वीवर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन वाले जो कल्टिवेटर्स होते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। देखिए कैसे पॉलिटी से लिंक किया गया है। जब मिनिमम वेज के बारे में आप पढ़ते हैं अपने आर्टिकल 39,
अब बताइए आप 39 के कौन से पार्ट में मिनिमम वेजेस का प्रोविजन दिया गया है अंडर DPS प्लीज। तो कांता एंड सपना फैमिलीज डोंट अर्न इनफ, वो ज़्यादा अर्न नहीं करती लेकिन कल्टीवेट करती है इतनी वर्किंग आर्ट कंडीशन देने के बाद, ठीक है। मनी एंड ओन फैक्ट्रीज, लार्ज शॉप्स एंड लार्ज लैंड होल्डिंग्स, पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर द वेरियस थिंग्स, ठीक है। तो इसमें एक पूरा बताया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया तो देयर इज़ अ वे टू सच दिस फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंश्योरिंग दैट द लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो जितना भी हमने बीच में ये कहानी पढ़ी कि फ्रॉम कल्टीवेटर्स, वीवर्स, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स के बीच में, तो कैसे कम जैसे जैसे ये सप्लाई की चेन बढ़ती जा रही है कैसे प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, जैसे ये डिक्रीजिंग लेवल पे आ रही है प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है, और तो बेसिकली इतना भी नहीं हो पा रहा है कि मिनिमम वेज भी मिल सके। तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की जहाँ पर आप अपने कॉमन इंटरेस्ट को एक कलेक्टिवली वे में म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ कोऑपरेटिव के अंडर काम कर सकते हैं, जिसमें आपको एक मिनिमम वेज भी मिलेगा जिससे आपकी डे टू डे बेसिक नीड्स भी पूरी हो सकती हैं। तो ये सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट द डॉलर में इंक्रीज क्या क्या इंक्रीज कर देगा? एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इम्पोर्ट इन USA। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी बोथ, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड इम्पोर्ट इन USA कर देगा डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। आप इकोनॉमिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ के बारे में। और UPSC मेंस मंथन में डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री, डू यू थिंक दैट द वर्कर्स गेट द फेयर डील्स। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, आप इसको आर्टिकल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने इसमें जो कंक्लूजन में लास्ट में देखा कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं, तो आप वो भी इसको लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट पेज ऑफ द दिस PDF हो गया, इस चैप्टर का लास्ट पेज हो गया। बेसिकली इस चैप्टर में इतना था नहीं कुछ जानने को। इसमें शर्ट की स्टोरी के थ्रू आपको ये बताया गया कितना डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। हार्ड वर्कर्स को उतना उनका ड्यू पे नहीं मिल पाता जितना वो आवर्स एंड एफर्ट्स पुट करते हैं। वहीं आपको प्रॉफिट देखेंगे तो आप ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाती हैं। और साथ ही साथ अगर ये सप्लाई चेन को पूरा देखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होती है। साथ ही साथ उस ब्रांडेड आइटम्स होती है तो उसकी अलग कॉस्ट होती है। तो पूरा ये स्टोरी पढ़ा जिसमें हमें पता चल रहा है कि जो लेवल स्ट्रेटस ऑफ द पर्सन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको कितना कुछ इनइक्वालिटी देखने को मिलता है विद इन द वेजेस एंड द वर्किंग कंडीशंस, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की भी बात की। तो इसी में हमें इसी स्टोरी के माध्यम से हमें ये वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स के बारे में पूछा गया इन पर्टिकुलर गारमेंट फैक्ट्रीज। तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेसिकली उस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन और एक समरी हो जाएगा। So thank you everyone for watching this session. Stay tuned for our next NCERT Foundation series. Thank you everyone.